अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 रीड आउट किया था, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा था अरेज़ का। अरेज़ को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अरेज़ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का एक सेट है, कलेक्शन है, जिसका मकसद एक ही किस्म के डाटा को स्टोर करना है। यानी कि अक्सर डाटा स्टोरिंग के दौरान हमें ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें बहुत सारी तादाद में डाटा को स्टोर करना होता है, तो हमें प्रोग्रामिंग की टेक्निक के मुताबिक उसके लिए वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है। तो हम हर डाटा आइटम के लिए या डाटम के लिए अलग वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। उससे बचने के लिए हमने अरेज़ की टेक्निक को यूज़ करना सीखा, जिसमें नेम एक ही होगा, लेकिन यूनिकनेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सबस्क्रिप्ट या फिर इंडेक्स। नेम एक होगा लेकिन सबस्क्रिप्ट जो है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, जैसे कि A1, A2 एंड A3। अब जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे। किसी भी प्रोग्राम में अरेज के अंदर डाटा को एंटर करना फिलिंग ऑफ एन अरे कहलाता है, और इसी तरीके से उसमें मौजूद वैल्यूज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना प्रिंटिंग ऑफ एन अरे कहलाता है। फिलिंग में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। एक है लेट, एक है रीड और एक है इनपुट। ये तीनों स्टेटमेंट्स के ज़रिए हम यूज़र से या प्रोग्रामर वैल्यूज़ देता है और वो वैल्यूज़ अरेज के अंदर स्टोर की जाती हैं। इसी तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए जो अरेज के अंदर वैल्यूज़ मौजूद होगी हम उसको प्रिंट करवाएंगे। प्रोग्राम में एक चीज़ जो है हम देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम्पल नीचे मौजूद है, उसमें क्या है कि हमने इस्तेमाल किया है लूप। लूप क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जब हम अरे यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो वेरिएबल नेम है वो एक ही है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? सबस्क्रिप्ट का। तो अगर हम A1, A2, A3 देंगे तो हमारी सिर्फ एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है वेरिएबल नेम की, और जो दूसरी प्रॉब्लम है कि बार बार वेरिएबल्स को लेना, वो वहीं पर ही रहती है। तो उस वेरिएबल्स की झंझट को भी ख़त्म करने के लिए हम उसके साथ लूप यूज़ करते हैं, और ये लूप सबस्क्रिप्ट क्रिएट करता है जैसे 1, 2, 3, और वेरिएबल नेम के साथ ये कंप्लीट एक लोकेशन क्रिएट करता है। जैसे एक वेरिएबल है A, और उसके साथ जब हम लूप चलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन मैं दोबारा से रिकॉल कर दूँ कि किसी भी अरे के अंदर वैल्यूज़ को एंटर करना वो फिलिंग ऑफ एन अरे कहलाता है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं 3 स्टेटमेंट्स: इनपुट, रीडाटा और लेट स्टेटमेंट। इसी तरीके से अरे में मौजूद वैल्यूज़ को प्रिंट करना प्रिंटिंग ऑफ एन अरे कहलाता है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। अब दोबारा से प्रोग्राम को देखते हैं। प्रोग्राम में कुछ ऐसे है कि हमने 4 वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से और फिर उनको प्रिंट करवाना है। तो 4 वैल्यूज़ के लिए हमने जो है वो एक फॉर लूप स्टेटमेंट्स या लूप लिया, जिसमें हमने जो कंट्रोल वेरिएबल है उसको नाम दिया है के का। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और हमने इसकी जो लिमिट रखी है वो 1 to 4 है। हमने अरेज की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो अरे है उसकी लोकेशन स्टार्ट होती है 0 to लिमिट, जो भी आपकी लिमिट होगी। यहाँ पर हमने 1 to 4 लिया है, और उसने बताया था कि अगर आप उसको वैल्यू नहीं देते तब ऐसा होगा कि 0 to लिमिट या जो भी वैल्यू होगी वहाँ तक वो मूव करेगा। अब हमने दे दी है, तो अब जो हमारी लिमिट होगी वो क्या होगी? 1 to 4। तो लाइन नंबर 10 हमें ये बताता है कि एक लूप है जिसका नाम या जिसका लूप वेरिएबल वो है के, और ये मूव करेगा 1 to 4। इसके बाद लाइन नंबर 20 में ये लूप की स्टेटमेंट है जो वैल्यू को रीड कर रहा है। रीड स्टेटमेंट क्या होता है? रीड स्टेटमेंट में हमारे पास रीड करने वाले वेरिएबल नेम मौजूद होंगे, और उसका जो डाटा होगा वो डाटा स्टेटमेंट में मौजूद होगा। तो अब हमने रीड स्टेटमेंट से वैल्यूज़ को रीड करना है, लेकिन जो रीड की स्टेटमेंट है उसके बाद हमने वेरिएबल नेम लिखने होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एन और स्ट्रिंग और साथ में सबस्क्रिप्ट के तौर पर के इस्तेमाल किया गया है।
अब क्या होगा कि जब लूप पहली मरतबा चलेगा तो रीड को एक वेरिएबल मिलेगा जिसका नाम होगा एन स्ट्रिंग डॉलर साइन और साथ सब्सक्रिप्ट होगा 1, यानी कि जो लोकेशन क्रिएट होगी वो होगी फर्स्ट लोकेशन। और रीड को ये कमांड मिल रही है कि उसने फर्स्ट लोकेशन के लिए डाटा स्टेटमेंट से डाटा एक्सेप्ट करना है। फिर लाइन नंबर 30 में क्या हुआ कि प्रिंट एन स्ट्रिंग और के, या कोई भी वेरिएबल नेम आप रख सकते हैं। अब उसको जो स्टेटमेंट मिली है उसमें क्या है कि जो एन स्ट्रिंग 1 में, क्योंकि इस वक्त के की वैल्यू क्या है 1, एन स्ट्रिंग 1 में जो वैल्यू एंटर की गई थी अब वो प्रिंट करनी है। उसके बाद लाइन नंबर 40 नेक्स्ट के और हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा। लाइन नंबर 60 में हमारी डाटा स्टेटमेंट मौजूद है और उसमें 4 नाम दिए गए हैं। अब होता यह है कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन शायद हो कि पहले रीड है, फिर प्रिंट है और फिर डाटा। ये कैसे हो सकता है कि अभी उसने वैल्यू को एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि डाटा स्टेटमेंट बाद में है और प्रिंट उसने पहले कर दिया। तो मैंने जब आपको रीड डाटा स्टेटमेंट पढ़ाई थी मैंने बताया था कि रीड डाटा स्टेटमेंट का कनेक्शन आपस में डायरेक्टली होगा, इसमें किसी किस्म के लूप की या स्ट्रक्चर की कैद नहीं होगी। यानी कि जब रीड स्टेटमेंट से पहले वेरिएबल का नेम रीड किया जाएगा तो वो फ़ौरन कनेक्ट होगा डाटा स्टेटमेंट से, और डाटा स्टेटमेंट में जो पहली डाटा वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी पहले वेरिएबल में। इसके बाद क्या होगा कि दोबारा से कंट्रोल जाएगा रीड स्टेटमेंट के पास। जब दोबारा रीड स्टेटमेंट दूसरे वेरिएबल नेम को रीड करेगी तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होगी डाटा स्टेटमेंट से, और डाटा स्टेटमेंट में जो दूसरी डाटा वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी दूसरे डाटा वेरिएबल नेम में। और इस तरह जितने भी वेरिएबल होंगे वो साथ साथ चलते रहेंगे, और जब तक हमारे वेरिएबल नेम चलते रहेंगे तब तक वैल्यू स्टोर होती रहेंगी। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास वेरिएबल नेम एक ही है, लेकिन उसने यहाँ पर सब्सक्रिप्ट यूज़ किया है। तो अब क्या होगा, हमने ये देखा कि जब पहली मरतबा री स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो उस वक़्त के की वैल्यू थी 1, और उसने डाटा स्टेटमेंट से पहली वैल्यू एन स्ट्रिंग 1 में स्टोर करवाई। फिर उसके बाद लाइन नंबर 30 और उसी एन स्ट्रिंग 1 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया। फिर लाइन नंबर 40 में हमारा लूप ख़त्म हुआ। लेकिन क्योंकि अभी लूप की स्टेटमेंट ख़त्म हुई है लेकिन लूप की एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हुई, लूप ने के की वैल्यू को 4 तक लेके चलना है। अभी के की वैल्यू 1 है, तो ये नेक्स्ट के वाली जो स्टेटमेंट है ये कंट्रोल को दोबारा लाइन नंबर 10 पे भेज देगा, और यहाँ पर क्या होगा के की वैल्यू इंक्रीज़ होकर 2 हो जाएगी। अब जब दोबारा लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास जो रीड स्टेटमेंट है वो इस टाइम वैल्यू को पढ़ेगी, वो कुछ ऐसे होगी एन स्ट्रिंग 2, यानी कि जो वेरिएबल जनरेट हुआ है वो है एन स्ट्रिंग 2, और वो फ़ौरन कंट्रोल कनेक्ट होगा डाटा स्टेटमेंट के साथ, और जो डाटा स्टेटमेंट में सेकंड वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी एन स्ट्रिंग 2 में। इसके बाद जब लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी जो प्रिंट करेगी वैल्यू एन स्ट्रिंग के की, यानी कि एन स्ट्रिंग 2 की। दोबारा लाइन नंबर 40 ये बताएगा कि के की वैल्यू इस वक्त 2 है, और वो दोबारा उसको जंप करवाएगा लाइन नंबर 10 पे। 10 पे के की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज़ होकर 3 हो जाएगी। लाइन नंबर 20 पे रीड वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल जनरेट करेगी एन स्ट्रिंग 3, क्योंकि के की वैल्यू इस वक्त 3 है, और लाइन नंबर 20 रीड स्टेटमेंट से डायरेक्ट जंप करेगी डाटा स्टेटमेंट पे, और अब बारी होगी थर्ड वैल्यू की और वो स्टोर हो जाएगी एन स्ट्रिंग 3 में। लाइन नंबर 30 प्रिंट करवाएगा एन स्ट्रिंग 3 को, और फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 40। लाइन नंबर 40 नेक्स्ट के, यानी कि उसकी जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए 4, और अभी के की वैल्यू 3 है तो वो दोबारा उसको जंप करवाएगी लाइन नंबर 10 पे। लाइन नंबर 10 पे क्या होगा कि दोबारा से के की वैल्यू में एक वैल्यू ऐड होगी और इंक्रीमेंट होगा और के की वैल्यू 4 हो जाएगी, और लाइन नंबर 20 पे जब कंट्रोल आएगा तो रीड एन स्ट्रिंग
4 यानी कि फोर्थ वैल्यू रीड करनी है अब प्रोग्राम में। यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट जंप करेगा डाटा स्टेटमेंट के साथ और फोर्थ वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी या स्टोर की जाएगी एन स्ट्रिंग 4 में। इसके बाद लाइन नंबर 30 प्रिंट करवाएगा एन स्ट्रिंग 4 को और कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 40 को। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है नेक्स्ट के यानी कि नेक्स्ट 4 हो चुकी है, लिमिट कंप्लीट हमारी हो चुकी है और हमारी जो डाटा स्टेटमेंट लाइन नंबर 50 थी वो भी साथ साथ एग्जीक्यूट हो चुकी है और अपना काम मुकम्मल कर चुकी है और हमारा प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें उसने प्रोग्रामर से 4 वैल्यू एक्सेप्ट की और फिर उनको प्रिंट करवाया और हमारी जो लाइन नंबर 60 है वो हमारे प्रोग्राम को एंड कर देगी। इस प्रोग्राम को बोला जाता है फिलिंग एंड प्रिंटिंग अरे या फिर फिलिंग एंड प्रिंटिंग प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि वैल्यूज़ एक्सेप्ट भी की गई हैं और उनको प्रिंट भी किया गया है। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा और इस प्रोग्राम को बाय हैंड परफॉर्म कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।